हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस का एडिटर अंशुमन तिवारी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों का सफर। ये सप्ताह छोटा भी है और खबरों से भरपूर भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो बड़ा घटनाक्रम है वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तेज होने का है। शांति की कोशिशें लगभग खत्म सी हैं, हालांकि एक समानांतर प्रयास चल रहा है। लेकिन इसके बीच में रूस और यूक्रेन में के बीच युद्ध तेज हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से कुस्क के न्यूक्लियर प्लांट में टरबाइन क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे रेडिएशन नहीं हुआ है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण हमला है जो रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ है। इसके अलावा एक और रूसी रिफाइनरी ड्रोन के हमले में तबाह हुई है। इससे डीजल के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। इस बीच रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने शांति के लिए यूक्रेन को आंशिक रूप से हथियारों से दूर करने, निरस्त्रीकरण करने और नाटो की इस क्षेत्र से वापसी की शर्त रखी है। इधर अमेरिका की संसद ने पेंटागन से यूक्रेन को मिल रही सैन्य मदद पर जानकारी मांगी है, क्योंकि अमेरिका कुछ नए सिरे से यूक्रेन को मदद करने की तैयारी कर रहा है। ये घटनाक्रम इस सप्ताह लगातार अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों को भी प्रभावित करेगा और कच्चे तेल की कीमतों को और यूरोप के बाजार को भी प्रभावित करेगा। इधर फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरम पावेल का पिछले सप्ताह जैक्सन होल में एड्रेस था। उसके बाद बाजार ने उससे संकेत समझने की कोशिश की कि ब्याज दरों में कमी होगी। फिर जेरोम पावेल ने कहा कि वो डेटा बेस्ड पॉलिसी पर जाएंगे, मुद्रास्फीति को करीब से देखेंगे, कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। लेकिन बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है और यहाँ से उनका स्टांस चेंज होता दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी के लिए वो ब्याज दरों में कटौती कटौती की तरफ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में स्टैगफ्लेशन के खतरे को रोका जा सके। इस पर आज भारतीय बाजारों की प्रतिक्रिया भी आएगी और एशिया के बाजारों की प्रतिक्रिया भी होगी। जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो पूर्वी एशिया में हो रहा है। चीन, दक्षिण कोरिया और जापान एक दूसरे के साथ रिश्ते अच्छे कर रहे हैं और ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। चीन ने कोरिया के साथ रिश्तों को बेहतर करने का संकेत दिया है, डिप्लोमेटिक मिशन एक्टिव कर दिया है। सुरक्षा और व्यापार के तनावों के बीच जापान की शिखर वार्ता भी सितंबर में होने वाली है, जिस पर जो जो जापान और चीन के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा मध्य पूर्व से इजरायली फोर्स ने गाजा पर हमले किए हैं। थोड़ा मानवीय संकट वहां ज्यादा गहरा गया है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ये इशारा किया है कि अगर मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रही तो दिसंबर में ब्याज दर में कमी होगी। ये एक और महत्वपूर्ण संकेत है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए कि इस साल का जो ती, का जो की जो आखिरी तिमाही है उसमें यूरोप और अमेरिका दोनों जगह से ब्याज दरों में कमी के संकेत मिल रहे हैं। बाजार इसको समझने की कोशिश करेगा और इस पर प्रतिक्रिया करेगा। यूरोजोन का पीएमआई भी गिरकर 48.8 हो गया है। ईसीबी से दिसंबर में कटौती कटौती की उम्मीद ब्याज दरों की और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि यूरो में हम कमजोरी दिखाई दे रही है। विदेशी श्रमिकों के कारण यूरोजोन की बेरोजगारी करीब करीब 6.5% पर स्थिर है। बैंक ऑफ जापान ने कल संकेत दिया है कि अगर वेतन वृद्धि होता है तो फिर महंगाई बढ़ने का खतरा अमेरिका जापान की अर्थव्यवस्था में दिखाई देगा। जापान में वैसे भी महंगाई का दबाव दिख रहा है, खासतौर पर खाद्य महंगाई की चुनौती ज्यादा बढ़ी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने चेताया है कि यूके में कम ग्रोथ और वेतन न बढ़ने की चुनौतियां तेज हो रही हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए भी अब यूके की अर्थव्यवस्था को एक गिरावट से रोकने के लिए नए किस्म की कोशिशें करने की जरूरत पड़ रही है। चीन से कुछ महत्वपूर्ण खबर है। चीन ने अपने बाजार में पहले तो कंपनियों की तरफ से जो सस्ते सामान बेचने की कोशिशें थी उनको खत्म किया। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी ये प्रोसेस शुरू हो रहा है। वहां पर जो आक्रामक प्राइस कटिंग हो रही है उसके लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं, ताकि चीन के विक्रेता ई कॉमर्स मार्केट का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सस्ता सामान न बेच सके। कोका कोला अपने ब्रांड कोस्टा को बेचने की तैयारी में है। भारत और यूके के फ्रेंचाइजी प्रभावित हो सकते हैं। ब्राजील ने अमेरिकी टैरिफ का असर कम करने के लिए एक $1.9 बिलियन का एग्री एक्सपोर्ट क्रेडिट पैकेज लॉन्च किया है। ब्राजील के पर टैरिफ काफी ऊंचे हैं और वो नए बाजारों की तलाश कर रहा है। इधर आज सुबह खबर थी कि इलॉन मस्क का के स्पेसएक्स ने तकनीकी समस्याओं के चलते अपने स्टारशिप का लॉन्च रद्द कर दिया है। कमोडिटी बाजार की तरफ देखें तो रूस में रिफाइनरी हमलों से ब्रेंट क्रूड थोड़ा मजबूत है, $67 पर है। डब्ल्यूटीआई $64 के करीब है। कोई बड़ा मूवमेंट हमें अभी नहीं दिखाई दिया। चांदी पिछले सप्ताह के अंत में 14 साल के उच्चतम स्तर पर थी। सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ रही थी। सोने में भी हमें स्थिरता दिखाई दे रही। इन दोनों पर आज के बाजार में नजर रखनी होगी। इधर टाइफून कजाकी ने दक्षिण चीन को प्रभावित किया है, वियतनाम की तरफ बढ़ा है और मध्य पूर्व एशिया में की खेती और कई महत्वपूर्ण सप्लाई चेन्स पर इसका असर दिखाई देने की संभावना है। करेंसी बाजार में डॉलर इंडेक्स दबाव में है। पावल के बयान के बाद डॉलर में कमजोरी है, क्योंकि बाजार ये
उम्मीद कर रहा है कि ब्याज दरों में कमी की संभावना है। ऐसी स्थिति में डॉलर पर कमजोरी रहेगी। ग्लोबल रेट कट भी होने की संभावना भी है, जैसा हमने आपको बताया कि बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी इस दिशा में बढ़ रहा है। इसलिए हमें यूरो और स्टर्लिंग पर भी दबाव दिख रहा है। रुपया स्थिर है सुबह के कारोबार में। क्रिप्टो में गतिविधियां तेज हैं। बिटकॉइन थोड़ा सीमित दायरे में है, 113 114 के बीच में है, लेकिन इथीरियम ने ऑल टाइम हाई बनाया है। पावेल के संकेतों के बाद एशिया और मिडिल ईस्ट से इथीरियम में बड़ा फंड फ्लो दिखाई दिया है। सोलाना में भी हमें तेजी दिखाई दे रही है। इधर एक और महत्वपूर्ण देश में क्रिप्टो के पेमेंट का पायलट शुरू हुआ है। अर्जेंटीना ने अपने शहर ब्यूनस आयर्स में क्रिप्टो के पेमेंट पायलट की शुरुआत की। अर्जेंटीना धीमे धीमे क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में आगे आ रहा है। इधर गैलेक्सी डिजिटल ने अपने क्रिप्टो क्रेडिट मार्केट का विस्तार किया है और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में इंस्टीट्यूशंस के लिए एक नई रणनीति तैयार की है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी तक जो डिफाई का बाजार है वो रिटेल पर केंद्रित है, लेकिन अब इसमें इंस्टीट्यूशंस को लाने की कोशिश की जा रही है। भारत से दो तीन महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनका असर आज हमें बाजार पर दिखेगा। बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी ग्रुप के अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित किया है और भारी प्रोविजनिंग की तैयारी की है। बाजार पर इस पर रिएक्ट करेगा। बैंकों के एनपीए के नतीजे आए हैं, चिंताजनक हैं। करीब करीब प्रोविजनिंग 3 महीने के उच्चतम स्तर पर है और पीएसयू बैंक्स को नए सिरे से पूंजी जुटानी होगी। इधर भारतीय टेलीकॉम कंपनियां फिर टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। स्पेक्ट्रम लागत और प्रतिस्पर्धा का दबाव है। अभी हाल में ही दो प्रमुख ऑपरेटर्स जियो और एयरटेल ने अपने एंट्री लेवल पैक महंगे किए थे। अब एक नया बाजार राउंड टैरिफ में बढ़ोतरी का सामने आ सकता है। अब अगला जो बाजार के लिए ट्रिगर है वो ईसीबी की पॉलिसी बैठक है, जिस पर लोगों की निगाहें होंगी। इसके अलावा पावेल के जैक्सन होल वाले भाषण के बाद जो करेंसीज में उतार चढ़ाव आ रहे हैं उन पर आज बाजार रिएक्ट करेगा। रूस के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद रूस की तरफ से यूक्रेन पर बड़े और जवाबी हमले की संभावना है आज से कल तक, जिसको लेकर यूरोप थोड़ा सशंकित है। रिफाइनरी पर अटैक्स अगर और ज्यादा बढ़ते हैं तो ऑयल की सप्लाई पर असर पड़ने की संभावना है। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। वापस चलते हैं नोएडा हर्ष के पास। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।